जानवी, काजल, जानवी ने अपना नाम काजल क्यों रख लिया? अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पता चलेगा ये पक्का है। हमारी छोटी बहन बच कैसे गई? क्यों? मरना था इसे भी, तय था पहले से। पानी में डुबाकर मारना चाहते थे या कोई और तरीका था? क्या तुम लोगों का प्लान इसलिए चौपट हो गया क्योंकि तुम्हारी पीठ के पीछे कोई दूसरा प्लान बन गया? सर, किस प्लान की बात कर रहे हैं आप? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोगों में कोई भी टकरार नहीं थी कि ऐसा कोई भद्दा सा प्लान करेंगे। हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप और चाची की जान लेंगे, अपनी छोटी बहन को गायब करवाएंगे। पर समझ के क्या रखा आपने हम लोगों को? ड्राइवर संदीप वर्मा जिसकी गाड़ी थी, उसे तुमने बुलाया था? हम नहीं बुलाते तो कौन बुलाता? हमारे बीमार बाबूजी, अम्मा, जानवी। हमारा पहचान वाला ड्राइवर वाला है, पहले भी कई बार हमने उसको बुलाया है और सिकंजी गाड़ी भी 10 बार वही लेके गया था। तो हमने सोचा फकीर दौला भी वही ले जाएगा। अब इसके भी बाल की खाल निकालेंगे आप? मुकेश जी, बाल की खाल हम यहां नहीं निकालते, लॉकअप में निकालते हैं। संदीप वर्मा और जानवी का कोई अफेयर था? क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों भाई मिलकर अपने पूरे परिवार का सफाया करना चाहते थे और ये काम तुमने संदीप वर्मा को सौंपा? उसका जानवी के साथ पहले से रिश्ता था या फिर रिश्ता बन गया इसलिए उसने जानवी को नहीं मारा? आप वर्दी में, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और हम सुनते रहेंगे। हम लोग ऐवे लोग नहीं है, जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये भद्दे आरोप कतई सहन नहीं करेंगे सर। 3 बुजुर्ग, एक बहुत ही बीमार, पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया गया उनका। माना वो बेहोश थे, लेकिन आखिरी घड़ियों में उन्होंने बहुत तकलीफ सहन की होगी। इसलिए ये सहन वहन की बातें मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा है, वरना यहां जो ये बातचीत हो रही है ना, इसे लॉकअप में लेकर जाएंगे और सहन करना क्या होता है वह अच्छी तरह से समझाएंगे। हमने अपनी तरफ से आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। बाबूजी की बीमारी, बाबा की मदद, जानवी के दौरे, फकीर दौला के दर्शन, सब कुछ। तुमने जो हमें बताया है वो सब कुछ नहीं है मुकेश, बहुत कुछ है जो सामने आने से रह गया है, और जो रह गया है वो हमें बताएगा कि प्लान क्या था, प्लान कहां से शुरू हुआ, मोड़ कहां लिया गया और कौन सा मोड़ था जो छूट गया। मैडम जी, हमारे पति मिले क्या? देखो फिलहाल तो नहीं पता, पर क्या संदीप ने तुम्हें कांटेक्ट किया? किया होता तो हम आपसे थोड़ी ना पूछते। आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है संदीप जी को लेकर। वो कभी किसी को सपने में भी मारने का नहीं सोच सकते, बहुत ही सीधे इंसान है। इतने सालों बाद मेहनत करके खुद की गाड़ी खरीदी, वो भी लोन पर। 2 लोगों को मुफ्ती में यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी पे लगा के रखो। संदीप वर्मा आएगा जरूर, बीवी से ना सही, बच्चों से मिलने तो जरूर आएगा। जी मैडम। हाँ हेलो मैडम जी, कुछ नया पता चला वो पुरानिया झील वाले केस में? जो सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए तू मुझसे पूछ रहा है। खबरों के नाम पे धब्बा बनता जा रहा है। अरे मैडम, कुछ काम हो हमारे लिए, हम तो उसी के लिए फोन किए थे आपको। हाँ है, पता कर ये ड्राइवर संदीप वर्मा और जानवी तनवर के बीच में क्या रिश्ता था, कोई अफेयर वगैरह? हैं? ये तो वाकई कहानी में ट्विस्ट आ गया मैडम जी। देख, अभी कुछ क्लियर नहीं है, फिलहाल लखनऊ में तफ्तीश जारी है। ये जानवी अभी कहीं काजल बन के रह रही है। तू पता कर कि संदीप का इसमें क्या हाथ था। मुश्किल लग रहा है ये अफेयर मैडम जी, क्योंकि अगर कुछ होता ना तो इतने टाइम में कुछ न कुछ हवा तो लग ही जाता। कुछ चिंगारियां ऐसी होती हैं जो राख के अंदर दबी रहती हैं, हवा देने पर दुनिया के सामने आती हैं। फिलहाल तू काम पे लग जा। पुलिस वाले सटिया गए, समझ में आता है किशन भैया, मगर आप भी जानवी और उस ड्राइवर संदीप को मिलाने के लिए हम पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, ये कहना चाहते हैं आप? अरे तुम लोगों के बीच में क्या था हमें नहीं पता, पर इन सब चक्कर में हमारी मालती की जान बिना वजह चली गई। उनको तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा जी, हम लोगों को भी उतना ही पता था जितना आपको पता था। वो तो हमें अभी पता चला कि जानवी जिंदा है। पुलिस को शक है कि संदीप के साथ उसका चक्कर चल रहा है और शायद उन दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया है। उस ढाबे पर रुकने की बात संदीप ने कही थी, याद है हमको। अरे वो दाल मखनी सबसे ज्यादा फेमस है संतराम ढाबे की, और बाकी खाने बहुत बढ़िया मुकेश भैया। हाँ ठीक कह रहे हैं चाचा जी, हमें भी याद है संदीप ने ही कहा था कि हमें इसी ढाबे पर रुकना चाहिए। मुकेश, तुम सब और जानवी एक ही छत के नीचे रहते थे, क्योंकि हम तो इस घर में रहते नहीं थे। तुम लोगों को कैसे पता नहीं चला कि जानवी का कोई चक्कर चल रहा है इस संदीप के साथ? घर में किसी ना किसी को तो पक्का पता चला होगा, और इस वक्त भी कोई ना कोई जानबूझकर चुप है। जानवी और संदीप वर्मा का अफेयर होना नामुमकिन नहीं था। होते हैं कुछ ऐसे अफेयर जिनकी भनक तक नहीं लगती, घर वालों को भी नहीं। पर अगर घर में इस बात की किसी को भनक नहीं थी
तो क्या जानवी और संदीप वर्मा सिर्फ जानवी के घर वालों के डर की वजह से ऐसे भयानक कांड पे उतर आए? शायद इनका इस्तेमाल किया गया हो, कोई जानता हो इस अफेयर के बारे में और इनको मोहरा बनाया गया हो बाकी घर वालों को मारने के लिए। तनवर फैमिली में कोई ऐसा था जिसे पता था कि जानवी की लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन उसने बाकी के घर वालों को कुछ नहीं बताया। क्या सच था क्या झूठ था यह हमें तब पता चलता जब हम ड्राइवर संदीप वर्मा तक पहुंचते, या फिर लखनऊ में जानवी उर्फ काजल तक। ये काजल का फोटो कल हमारे थाने में आया। ये कौन? सुरेश अवस्थी नाम लिखा हुआ है। ये काजल के फोटो के साथ इस सुरेश अवस्थी का फोटो भी आया। केस क्या है? सिविल कोर्ट में एक एडवोकेट है चंद्रेश उपाध्याय, उन्होंने इन दोनों फोटोज को भेजा और इनकी डिटेल्स पता करने को बोला। ये दोनों उनके पास क्या कर रहे थे? अवधेश जी, हमें इस कपल का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किस बात का शक हो रहा है आपको एडवोकेट साहब? कल ये कपल आया था हमारे पास। लड़की ने अपना नाम काजल शर्मा और लड़के ने सुरेश अवस्थी बताया। बोले कि कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। हमने उनसे डॉक्यूमेंट मांगा, फोटो पकड़ा दिए। वो मैं अभी भेज रहा हूँ आपके पास। फिर मैंने इनसे कल यानी कि आज आने के लिए कहा, पहचान पत्र के साथ। दोनों आए ही नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। घर भर से भागे हुए लगते हैं। लड़की काफ़ी यंग है, नाबालिग हो सकती है। जरा देखिए ना। और उपाध्याय जी ने इन दोनों फोटोज को भेज दिया। ये दोनों काजल और सुरेश एडवोकेट के पास शादी करने गए थे? हाँ, ऐसे ही कुछ है। हमने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई शुरू की नहीं है। वो कांस्टेबल उनकी फाइल लेकर आ रहा था तो हमारे खबरी अली उसे देख लिया और एकदम 2 और 2 मिला दिया। उसके पास आपके जानवी तनवर की केस डिटेल भी थी और फोटो भी। सुरेश अवस्थी? अब ये केस में लेट एंट्री कैरेक्टर कौन है? ये काजल जो 100% जानवी है, इस लड़के के साथ शादी करने गई थी, लेकिन वकील को कुछ गड़बड़ लगा और ये लड़की नाबालिग भी लगी, तो उसने फटाफट इनकी तस्वीरें पुलिस स्टेशन भिजवा दी। अब इस केस की कड़ियां मिलने लगी हैं। तुम काजल उर्फ जानवी और सुरेश अवस्थी के पीछे लग जाओ। सुरेश अवस्थी? नहीं सर, ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। और सर, हमारी जानवी सुरेश अवस्थी के साथ लखनऊ में क्या कर रही है? ठीक है सर। आरती, जानवी किसी सुरेश अवस्थी नाम के लड़के को जानती थी? हमको तो नहीं पता। न कभी जानवी से इस बारे में कोई बात हुई और न अम्मा ने कभी कुछ कहा। पुलिस का कहना है कि हमारी जानवी लखनऊ में काजल के नाम से रह रही है और किसी सुरेश अवस्थी नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती है। इसका मतलब? हम तो इस घर में रहते नहीं थे ना साहब, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अब ये सुरेश अवस्थी है कौन? इस सुरेश अवस्थी की फोटो 10 मिनट में पहुंच जाएगी हमारे पास लखनऊ से। तुम और मुकेश तुरंत यहाँ पहुंचो। अगर जानवी तनवर काजल शर्मा बनी है तो फिर हो सकता है सुरेश अवस्थी भी कोई और ही हो। अब देखते हैं तुम लोग उसे पहचान पाते हो या नहीं। ये क्या हो रहा है अपने परिवार के साथ? पहले जीवन भैया गए, फिर पापा जी की तबीयत इतनी खराब हो गई, लकवा मार गया उनको, फिर इतना भयानक कांड, और अब जानवी। पता नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को। चुप कर! ये बुरी नजर की बातें न छेड़ना। ये पागलपन साला खा गया हमारे परिवार को। मैडम, सीमापुर में किसी को भी इस संदीप वर्मा और जानवी के बीच कुछ हो ऐसा कुछ पता नहीं चला। इस ड्राइवर संदीप को काफी अच्छा सीधा आदमी बताते हैं लोग। लालू, इस ड्रामे की कास्टिंग चेंज हो गई है। इस लव स्टोरी में संदीप वर्मा का किरदार कोई सुरेश अवस्थी निभा रहा है। ये उसकी तस्वीर। ये सेकंड हीरो कहाँ से आ टपका मैडम? ये हीरो है या विलन, ये तो वक्त ही बताएगा। और इस फैमिली में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वक्त मुझे सुरेश अवस्थी का पूरा फ्लैशबैक चाहिए। सिविल कोर्ट में छोटा सा केबिन है हमारा। छोटे बड़े लोग आते हैं छोटे बड़े केस लेकर। परसों का दिन था और हम बैठे थे, चाय पी रहे थे। जैसे कि अभी नमकीन मंगाए? यहाँ बहुत अच्छी नमकीन मिलती है लक्ष्मी हलवाई के यहाँ। जी नहीं, शुक्रिया। दरअसल हमें काजल शर्मा और सुरेश अवस्थी के बारे में पूछना था। आपने सिटी पुलिस को उनकी फोटो देकर हमारे एक बहुत ही पेचीदा और विचित्र से केस की कड़ियाँ जोड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना जी। प्लीज आगे बताइए। चाय पी रहे थे तभी वो दोनों एंटर किए हमारे केबिन। और लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी, सुरेश अवस्थी नाम था, और लड़की की उम्र कुछ कच्ची थी। आइए बैठिए, बताइए क्या सेवा करें? वो हमको शादी करनी है। बाहर किसी से पूछा तो कहा कि आपसे मिलने के लिए। देखिए, केबिन छोटा है हमारा, लेकिन केस कोई छोटा नहीं होता हमारे लिए, और ना कोई केस बड़ा होता है। घरेलू झगड़ों से लेके डाइवोर्स तक सब यूं ही हल कर देते हैं हम।
बीच बीच में शादी वादी भी आ जाती है। तो कब कर सकते हैं शादी? यहाँ झट मंगनी पट ब्याह नहीं होता कोर्ट में। एक अर्जी देनी पड़ती है, कागजात सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके कोर्ट से डेट मिलती है। थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है। और थोड़े बहुत कागजात। फोटो लाए हैं आप लोग? हाँ, फोटो लाए हैं। और कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट? ये फॉर्म भरना होगा दोनों को। सर शादी आज नहीं हो सकती? अर्जी सबमिट होगी, कोर्ट तारीख देगी, कागजात लगेंगे, फिर जाके होगी शादी। वो तारीख आज की नहीं हो सकती? नहीं, शादी का सर्टिफिकेट आज नहीं मिल सकता? मैरिज सर्टिफिकेट कोई सिनेमा का टिकट नहीं है कि आधे घंटे लाइन में खड़े हो गए और बैठ गए बालकनी में। आप लोग पहचान पत्र ले आइए, कल परसों तक शायद हो सकता है कोर्ट डेट दे दे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब हाँ, वो हम लोग डॉक्यूमेंट और कागजात वगैरह कुछ लेकर आए नहीं अपने साथ। घर से नहीं लाए? जी। मतलब जहाँ से भाग के आए हो? सर बिना डॉक्यूमेंट्स के शादी करा दीजिए प्लीज़। नहीं, अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे तो दे देंगे। हमारे पूरे लखनऊ में, हम तो कहते हैं हमारी पूरी यूपी में, कोई माई का लाल बिना डॉक्यूमेंट के आज असली मैरिज सर्टिफिकेट दिलवा देना तो ये दुकान बंद करके लक्ष्मी हलवाई के पास बैठ के जलेबी तलेंगे। ठीक है, हम लोग एक काम करते, हम लोग कल आते सारा कागजात वगैरह लेकर। चलो चलो काजी। अरे सुनो तो, माना कि हम बहुत बड़े वकील नहीं हैं, पर हैं तो कानून के पक्के हम भी। सुन के हमने पता कर लिया कि भैया कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम भी ठहरे बाल बच्चे वाले, समझ सकते हैं कि बच्चे भगाए गए हैं या भागे हुए हैं। और तभी हमने सब इंस्पेक्टर अवधेश जी को फोन लगाया। उन्होंने अपना कोई एड्रेस दिया, फोन नंबर? कुछ भी नहीं। कागजात की बात करते ही भाग खड़े हुए दोनों। फोटो वापस लेना भूल गए जल्दबाजी में, वरना वो भी हाथ नहीं लगती। अली खाता तो खुल गया, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। मुझे इस काजल उर्फ जानवी और इस सुरेश अवस्थी उर्फ पता नहीं कौन, इन दोनों तक जल्द से जल्द पहुंचना है। जनाब, अगर ये लखनऊ में ही हैं तो जरूर किसी लॉज पॉज में नकली नाम के सहारे दुबक कर बैठे होंगे। अली, सीमापुर से जितनी भी डिटेल्स मिल पाएंगी मैं तुझे भेजता रहूंगा। बारीकी से छानना, मल्टीपल मर्डर केस। सुरेश अवस्थी नाम है इसका? जानते हैं क्या इसको? नहीं नहीं, हम ऐसे किसी अजनबी को नहीं जानते हैं। शायद हम देखे हैं इसको। कहाँ, कब? देखे तो है इसको, एक बार मिले भी हैं। हाँ याद आया, एक ही बार तो मिले थे। से मुकेश भैया की दुकान पे ना ये हमसे टकराया था। मुकेश के दुकान पे ही क्या कर रहा था? अब ये बात हम आपको कैसे बता सकते हैं? ये बात या तो आपको मुकेश भैया बताएंगे और नहीं तो ये लड़का बताएगा। ये बंदा है सुरेश अवस्थी। ये सुरेश अवस्थी? नहीं सर, इसका नाम तो जुनैद है, ये मैकेनिक है। कहाँ काम करता है? सर सीमापुर में हमारी दुकान है, उसके सामने मुर्तजा का गैरेज है, ये वहां पर काम करता है। हाँ, हमने भी अपनी बाइक इससे बनवाई है। लेकिन सर ये सुरेश अवस्थी हमारी जानवी के साथ? अरे भैया, हम कह रहे हैं ये कोई सुरेश अवस्थी नहीं है। अरे भैया, ये है जुनैद सिद्दीकी, हमारा मैकेनिक है, ये सायरागंज में रहता है, शादीशुदा एक बच्चे का बाप है। लखनऊ में कोई रिश्तेदार भी है क्या इसका? भैया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी जो बीवी है ना शबनम, वो सायरागंज में ही रहती है, वो बता सकती है आप। आपका जुनैद कब से गायब है? अरे नहीं भैया, गायब वायब नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले अचानक से आकर बोला कि भैया नौकरी छोड़ रहे हैं, सायरागंज में अपनी बीवी बच्चों के पास रहेंगे। तो वहीं पर अपना गैराज खोलने की बात कर रहा है। अपना काम शुरू करना चाहिए, बिला शक शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसे अचानक से कैसे? अगर 1-2 महीने पहले तुमने बता दिया होता तो हम तुम्हारी जगह किसी और को बुला लेते। सॉरी मुर्तजा भाई, बोलना चाहिए था, लेकिन सब कुछ एकदम अचानक से हो गया ना, इसीलिए। अचानक से क्या हो गया भाई? मेरा मतलब सब खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत। वो हमारी बेगम है ना शबनम, वो अचानक से अकेली पड़ गई है। उसकी अम्मी उसके बहन के यहाँ चली गई, तो हमने सोचा कि जब जाना ही है तो अभी क्यों ना चले जाएं। बस वो ये बात बोल के निकल के चला गया। शादी? सर कुछ गलत फहमी है, या फिर कुछ खिला दिया होगा इस जुनैद ने हमारी जानवी को।
आप मिले नहीं ना काजल से, हो सकता है वाकई में वो काजल है और हमारी जानवी नहीं। हमेशा कल डबल रोल। किशन साहब, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन जानवी ऐसे एक मुसलमान लड़के के साथ मैकेनिक, और सर हम तो जानते हैं इसको अच्छे तरीके से। मुकेश भैया एकदम तैयार है, मक्खन जैसी चलेगी। पिछली बार तुमने मलाई बोला था, 2 दिन में बंद पड़ गई थी। अरे भैया इतनी पुरानी हो गई है, ऐसे तो घोड़ी भी थक जाती है। आप इसे रिटायर क्यों नहीं कर देते? मार्केट में एक से एक नई मॉडल आई है। हमें तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा है सर। हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारे घर के 3 लोग मारे गए हैं और एक बाबा कलीम कुरैशी। ड्राइवर संदीप वर्मा की लाश मिलनी अभी बाकी है। अब तुम्हारी छोटी बहन मिली है जानवी, जो जानवी नहीं काजल है। और ये जुनैद, जो जुनैद नहीं सुरेश अवस्थी है। कैसे यकीन होगा? वैसे लखनऊ में है कोई तुम्हारा? कोई रिश्तेदार? रिश्तेदार? सर अगर होता तो सबसे पहले हमें फ़ोन नहीं आता क्या? तुम्हारा है कोई? नहीं तो, और वैसे भी हम तो उस घर में रहते नहीं थे, तो हमको कैसे? अब एक बार भी मत बोलना कि हम तो उस घर में रहते नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता, हम बिलीव नहीं करते मंदिरों में, दरगाह पर, बाबाओं पर। अब जो भी कहना सुनना होगा इन दोनों के सामने। हम भी तो जाने उस ढाबे की दाल कितनी काली थी और वो झील कितनी गहरी। जानवी और जुनैद का अफेयर, किसी को तो पता था इसके बारे में। शायद बाबा कलीम कुरैशी ही उनका साथ दे रहा था। शक कलीम और जानवी के अफेयर का था, पर बाबा कलीम दरअसल जुनैद और जानवी के रिश्ते को हवा दे रहा था पनपने में, और फिर साजिश में बाबा कलीम को रास्ते से हटा दी गया ताकि कोई निशानी न छूटे। इस अफेयर की निशानी किसी ने बहुत पहले पकड़ ली थी। इस पूरी साजिश का एक इतिहास भी था, पीर वाजिद की दरगाह के दौरे से लेकर फकीर दौला की दरगाह तक। अपना शक सही निकला जनाब, और निशाना भी सही जगह लगा है। एड्रेस लिख लो, शिवशंकर लॉज, बड़ी मस्जिद के पीछे। और हाँ, वहाँ के रजिस्टर में दोनों ने अपना फर्जी नाम दिया हुआ है, काजल शर्मा और सुरेश अवस्थी। तुम वहीं रोके रहना, मैं टीम लेके पहुंच रहा हूँ। पूछो हमसे कि हमें कैसे पता कि तुम उस गाड़ी में नहीं थी जो उस झील में धकेली गई। हमें एक नहीं 4 आत्माओं ने बताया। और तुम जानती हो ना वो आत्माएं किन लोगों की थी? तुम ये भी जानती हो कि तुम जानवी तनवर से काजल क्यों बनी और ये जुनैद से सुरेश अवस्थी क्यों बना। तुम सब कुछ जानती हो, और वो सब कुछ अब हम तुमसे जानेंगे। भाभी किशन भैया है कहाँ? तुम मिले का जानवी से? जानवी और जुनैद को लखनऊ से लाया जा रहा है। क्या बोली जानवी? हवलदार बोला पूछताछ करना बाकी है अभी। ये जो जुनैद है, इसका हमारी जानवी के साथ किसको पता था रे? पता नहीं किशन भैया, हम तो ये सोच के हैरान है कि हमारी जानवी इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है, वो भी बिना किसी की मदद से। देखो, तुरंत अभी के अभी तो तुम दोनों की शादी होने से रही। 5 मर्डर्स का शक है तुम दोनों पर। बेहतर होगा सब कुछ मतलब A to Z सब कुछ सच बता दो। प्लान क्या था और कौन हेल्प कर रहा था तुम्हारी? संदीप वर्मा था। कहाँ है वो इस वक्त? या बाबा कलीम कुरैशी था? बोलो जानवी। जुनैद,
तुम यहाँ? हाँ संदीप भैया, वो यहाँ नियालपुर में एक रिपेयर की गाड़ी छोड़ने आए थे। कब से खड़े, कुछ मिल ही नहीं रहा था और किस्मत देखिए आप मिल गए। अरे किस्मत की तो बातें मत करो यार जुनैद। किस्मत तो हम लोगों की इतनी खराब है ना, पता नहीं ढाबे में क्या खा लिया, उसमें क्या गड़बड़ हो गई, सबकी तबीयत खराब, उल्टी आ रही है, भयंकर नींद आ रही। तुम एक काम करो, सीमापुर तक चला लोगे क्या? ये भी कोई पूछने की बात है? आप आइए, हम चलाते हैं, आइए। कि जुनैद ने भी वैसी पठानी पहन रखी थी जैसी पठानी बाबा कलीम कुरैशी पहनता था। ये सब कुछ पहले से प्लान था। मुकेश भैया कहीं खाने के लिए रुके क्या? अरे वो दाल मखनी सबसे ज्यादा फेमस है संतराम ढाबे की, और बाकी खाने बहुत बढ़िया मुकेश भैया, वहीं खाते हैं। हाँ, रात 9 बज गया है तो खा ही लेते हैं। बाबूजी की भी दवाई का टाइम हो गया है ना, तो कुछ खा लेते हैं। अच्छा संदीप, ये संतराम ढाबा कितनी दूर है आगे? अरे बस यही रहा, 2 मिनट में आ जाएगा। तो ये भी इत्तेफाक नहीं था कि खास उसी संतराम ढाबे पर गाड़ी रोकी गई। ये तो साफ हो गया कि उस दिन ढाबे पर तुमने वो खाना नहीं खाया, लेकिन तुम्हारी भाभी आरती ने भी वो खाना नहीं खाया। क्यों? क्या वो भी साजिश का हिस्सा थी? भाभी खाइए ना थोड़ा सा। हमारा सच में बिल्कुल मन नहीं है जानवी। क्या तुम्हारा भाई मुकेश इस प्लान का हिस्सा था, इसीलिए वो आरती के साथ पीछे रह गया? हम अम्मा और बाबूजी को लेकर घर जाते हैं। ठीक है, तुम लोग निकलो तुरंत। तुम्हारे चाचा जी लघु तनवर वो संयोग से बच गए और उनकी पत्नी मालती बेवजह बेमतलब की मारी गई। कि हो क्या रहा था जानवी? क्या बाबा कलीम कुरैशी ने खाना खाया था? क्या वो भी इसी प्लान का हिस्सा था, इसी वजह से मारा गया? ये प्लान फकीर दौला दरगाह पे जाने की रूहानी मांग से पहले ही बनाया गया था क्या? तुम्हारा अपने बाबूजी के लिए प्यार भक्ति ये सब ढोंग था ना? नहीं सर,
ये झूठ है। मैं अपने बाबूजी से बहुत बहुत प्यार करती थी। मैं बस उन्हें ठीक होते हुए देखना चाहती थी। बेहोश करके गाड़ी में बिठाकर धक्का देकर झील में डुबोने से कोई कैसे ठीक हो सकता है जानवी? वो तो मर जाता, जैसे तुमने अपने बाबूजी को मार डाला, अपनी मम्मी को मार डाला, अपनी चाची को मार डाला, बाबा कलीम कुरैशी को मार डाला, और वो भी इसके लिए, इस जुनैद के लिए। कैसे आया ये तुम्हारी जिंदगी? भैया आपका डब्बा। हाँ ला। तुम अपने किशन भैया के लिए भी डब्बा लेकर क्यों नहीं जाती? और भी ज्यादा टाइम मिलेगा हम दोनों को। पागल हो क्या? उनके लिए तो जया भाभी बनाती है ना टिफिन। उनकी रसोई अलग है, घर अलग है, सब अलग है। देखना, एक दिन तुम हमारे लिए भी डब्बा बना कर लाओगी। खुद अपने हाथों से बना के लाएंगे एक एक चीज। लेकिन सबके सामने ये हो पाएगा? हम मुकेश भैया को रोज खाना देने जाते थे। वहाँ हमारी जुनैद से फ्रेंडशिप हो गई और प्यार हो गया, और हमारा प्यार सच्चा था। जुनैद मियाँ, तुम कोई 18 साल के बाली उम्र के बालक तो हो नहीं इन मैडम की तरह। सिराजगंज में तुम्हारी अच्छी खासी फैमिली है, बीवी शबनम, बेटी ज़ारा। तो क्या तुम्हारे इतिहास के बारे में पता है इन मैडम को? सब कुछ पता था। हमने जानवी को सब कुछ साफ साफ बता दिया था, है ना जानवी? अगर प्यार नहीं करते सच्चा वाला तो सच बताते ही क्यों? अगर पहले से शादीशुदा हो तो हमसे दोस्ती काहे की है? क्यों पड़वाया हमें अपने प्यार में? क्योंकि जानवी, हमारी शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। जबरदस्ती उस शबनम को हमारे गले बांध दिया गया था। लेकिन प्यार हमने अपनी मर्जी से किया है, सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से, वो भी तुमसे। सच कह रहा है। पता चला किसी तीसरी को भी ऐसा ही कह रहे हैं। अरे वो जानवी तो जबरदस्ती हमारे गले पड़ गई थी। जानवी ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारे लिए हम गला काटेंगे, पूरा दुनिया का और खुद का भी। इतना प्यार करते हैं तुमसे। ये क्या कम था कि तेरे बाबूजी को लकवा मार गए और तू यहाँ खानदान का नाम बर्बाद करिए, वो किसी और बिरादरी के लड़के के साथ अपना मुंह काला करा के। माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत... हम तेरा मुंह तोड़ देंगे अगर ये प्यार व्यार का नाम लिया तो। ये प्यार व्यार की ABCD भी पता है तुझे? और तेरे बाबूजी, उनको पता चल गया ना, वो वहीं के वहीं मर जाएंगे और तेरे भाई खून की नदियां बहा देंगे सीमापुर में। खा हमारी कसम, आज के बाद तू उस लड़के का नाम नहीं लेगी। जानवी, हम सबको बोल देंगे और खुद जहर खा लेंगे। हम कसम खाते हैं नहीं मिलेंगे जुनैद से। उसका नाम भी नहीं लेगी। नहीं लेंगे। तेरे भाइयों से बात करके जल्द से जल्द एक अच्छी बिरादरी का लड़का ढूंढवाएंगे तेरे लिए और फिर तेरा ब्याह कर देंगे। एहसान मानेगी हमारा कि किसी दिन ऐसी कसम दिलवाई थी। हमने कसम तोड़ दी। दरअसल हमने दिल से तो खाई नहीं थी, हमारे दिल में तो बस जुनैद था। पर जुनैद से मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, कम से कम सीमापुर में तो बहुत ही मुश्किल।
फिर कहाँ मिलते थे? सिकंजगढ़। पीर वाजिद की दरगाह पर? जहाँ तुम लोग 10 बार गए थे? मानो भगवान का हमारे लिए भेजा गया एक मौका था कि मुकेश भैया उस बाबा कलीम को घर ले आए। वहाँ सिकंजगढ़ में सबसे दूर, छुपके ही सही, हम दोनों बड़ी आराम से मिल लेते थे। हम अभी दरगाह जाके आते हैं। हम अभी तो होके आए और खाने का टाइम हो रहा है। हाँ जानवी, और हमें कल फिर से जाना है। हमारा मन कर रहा है और हम जल्दी आ जाएंगे। शिकंजगढ़ में एक दिन ऐसा नहीं था जब मैं जुनैद से नहीं मिलती, और वहाँ हम काफ़ी देर साथ रहते, करीब रहते, काफ़ी करीब। जब जब तनवर खानदान पीर वाजिद की दरगाह पर जाता, तू भी वहाँ पहुँच जाता? जी। लेकिन जब 10 बार पीर वाजिद के यहाँ माथा टेकने की मन्नत पूरी हो गई, तब हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। हमारे पास मिलने का कोई रास्ता ही नहीं था। हम चले? पक्का सिर्फ 10 चक्कर बोला था उस बाबा ने यहाँ का, और 10 नहीं बोल सकता था वो? अगर और 10 कहते तो उसके बाद हमारा क्या होता? पता नहीं क्या होता, तुम बताओ। क्या होना चाहिए ये बता सकते हैं, पर क्या होगा ये जानते हैं। क्या? जुनैद हमारा परिवार कभी नहीं मानेगा, वो हम दोनों को एक नहीं होने देंगे। तो तुम्हें यूं अलग अलग रहना कबूल है, किसी और की बीवी बनकर? नहीं। तो फिर? तुमने कहा था ना कि तुम हमारे लिए मर भी सकते हो और मार भी सकते हो। हम आज भी वही कहेंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बाबा कलीम कुरैशी एक नंबर का फ्रॉड है। वो यहाँ के क्या, किसी भी जगह के 100 चक्कर कटवा लेना, तब भी बाबूजी ठीक नहीं होने वाले। मतलब तुम उस बाबा कलीम कुरैशी को मार डालना चाहती हो? नहीं, बाबूजी को। डर गए? वो बात नहीं है, लेकिन जानवी, मारने के बजाय हम कहीं भाग भी तो सकते हैं, मारना क्यों? और फिर बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन तुम तो उनको मारने का बात कर रही हो। उन्हें मारकर उनकी आत्मा को रिहा करने की बात कर रहे हैं। जुनैद, हम अपने बाबूजी से जितना प्यार करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता, अम्मा भी नहीं। हम तुम्हारे साथ भाग गए तो किशन भैया और मुकेश भैया तो उनका ध्यान रखने से रहे। किशन भैया तो वैसे भी सिर्फ लेक्चर देते रहते, सलाह देते, सिर्फ मदद करने से रहे। और मुकेश भैया भी कुछ ज़्यादा ध्यान रखेंगे नहीं। अम्मा उनका ध्यान अकेले नहीं रख पाएगी, वो बहुत तड़पेंगे, अम्मा और बाबूजी दोनों। इसलिए भागना है तो हमें बाबूजी की तकलीफ खत्म करनी होगी, अम्मा की भी। तुम जो कहोगी, जो चाहोगी, हम वही करेंगे। ऐसा प्यार आज तक नहीं देखा, मतलब जानलेवा प्यार। मुकेश का क्या रोल था तुम्हारे इस प्लान में? वो तुम्हारे अंदर रूह वगैरह आने का ढोंग किसका आइडिया था? कहाँ है वो नौबत कमीना? भैया, आपका खाना।
रूहानी मिशन कामयाब। हम फ़कीर दौला की दरगाह जाने वाले हैं। ये ढोंगी बाबा कलीम कुरैशी बुरा फंस गया, थोड़ा डरा हुआ भी है। उस पाखंडी को लग रहा है कि सच में हमारे अंदर रूह आती है जो फ़कीर दौला जाने की मांग कर रही है। हम सबके जाने का प्लान बना है, तुम पीछे पीछे आना। तो प्लान पूरी फैमिली के सफाया का था, किशन और जया को छोड़कर। उन्हें तो मेरी वैसे भी कुछ पड़ी नहीं थी। अगर सब चले जाते और सिर्फ वो रह जाते, तभी वो मेरे और जुनैद की शादी में टांग नहीं अड़ाते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, तो लेक्चर देते। और चाचा चाची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, उनको मारने का प्लान नहीं था। वो तो अचानक आदम के घर पे उस सुबह वो जिद करने लगे कि वो भी चलेंगे फ़कीर दौला। बाबूजी ने कहा कि ले चलते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाए। और वो ढोंगी बाबा कलीम, उसे भी मारने का कोई प्लान नहीं था, पर वो भी बेवजह चिपक गया। कहने लगा कि हम खुद चलेंगे फ़कीर दौला की दरगाह पे। तो तुम्हारे आरती भाभी की सच में तबीयत बिगड़ी थी, इसलिए मुकेश उनके साथ पीछे रह गया था, और तुम्हारे चाचा रघु भी, इसलिए वो सबके सब बच गए। और ड्राइवर संदीप वर्मा, वो भी बेकसूर। वो इसलिए मारा गया कि वो भी तुम्हारे साथ था। इतने सारे अपनों की, परायों की लाशों पर खड़े होकर तुमने इसके साथ गृहस्थी बसाने की सोची। सोचा अपना नाम बदलकर, शहर बदलकर तुम्हारे सारे जुर्म, सारे पाप धुल जाएंगे। अबे जुनैद, तेरी बीवी तेरी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती तो पुलिस तेरे पीछे पड़ती नहीं पड़ती। हम शबनम और जारा दोनों को ही छोड़ चुके थे। अब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बेटा, अब तेरी खुद की जिंदगी भी तेरा हिस्सा नहीं है। 5 मर्डर्स के इल्जाम हैं तुम दोनों पर। उमेश तनवर, माधुरी तनवर, मालती तनवर, बाबा कलीम कुरैशी, ड्राइवर संदीप वर्मा, जिसकी लाश मिलनी अभी बाकी है। इन 5 लोगों का भयंकर तरीके से मर्डर किया तुम लोगों ने। जानवी, तुम सच में अठारह क्यों ना? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने पूरे परिवार को मारकर चैन की जिंदगी जी सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगा कि उन सब की आत्माएं, रूह तड़पाएंगी तुम्हें? सर, अगर हम जुनैद से शादी ना करते और अम्मा के किसी बताए लड़के से शादी कर लेते, तब भी तो हम तड़पते ना। अगर हम जिद करते कि हमें सिर्फ जुनैद से शादी करनी है, तो वो हमें मरवा देते, और फिर आप यहाँ बैठ के हमारे परिवार वालों से ये सवाल करते कि अपनी बेटी को मारकर आप लोग चैन से कैसे जी पाएंगे? सही ना सर? इतनी छोटी सी बच्ची, हमारी जानवी, ऐसा कर गई। वो तो तकदीर से हम बच गए, वरना हम आरती, चाचा जी, हम भी झील के अंदर होते, गाड़ी में। इस जोड़े को सख्त से सख्त सजा तो होगी, लेकिन एक तरह से ये केस रिवर्स ऑर्डर किलिंग का हो गया। इंटर बिरादरी जोड़े ने अपने खानदान की मर्जी का अनुमान लगाकर पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया। और ये लड़का जुनैद, कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था इसका? नहीं था, ऑब्वियसली लड़की का भी नहीं था। और यही हमारे लिए शॉकिंग था कि ये दोनों फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स इतने बेरहम कैसे हो गए। धर्म, जात, स्टेटस, बतौर पुलिस ऑफिसर्स हम समाज की इन हकीकतों को कैसे बदल सकते हैं? फ्रैंकली हमें नहीं मालूम। लेकिन जब ऐसे घरेलू क्राइम्स होते हैं तो घर की 4 दीवारों में पनप रहा उबलता लावा स्पॉटलाइट में आ जाता है। घरेलू दुश्मनी, गुस्सा, जोर जबरदस्ती, झूठी प्रतिष्ठा, ये सब का उबलता लावा एक जुर्म का रूप ले लेता है। समाज पर टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है, लेकिन जुर्म और समाज ऐसी गहराई से आपस में जुड़े हैं कि अक्सर लगता है सब्जेक्ट पर सीरियस थिंकिंग और सख्त एक्शन की जरूरत है। संदीप वर्मा की लाश अभी तक मिसिंग है। जहानवी और जुनैद पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। हम सब इंसान तो हैं, लेकिन इंसानों में धर्म, जाति, वर्ण वगैरह के कारण भेदभाव एक हकीकत है जो हमारी पहचान बनती है।
और ये सोच सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल एहसास है। किसी दूसरे को अपना ना समझना ये एक विश्व भर में चलती आ रही इंसानी धारणा है और बहुत पुरानी भी है। सम्मिलित होना, सबके साथ चलना, ये शायद हमारी कुदरती फितरत नहीं है। इसलिए काफी मेहनत करनी होती है कि हम अपने सारे मतभेद भुलाकर अपनी पहचान को एक तरफ रखकर उसका असर दुनिया पर ना होने दें और रोटी बेटी के रिश्ते बढ़ाते रहें। लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि एक दूसरे की रोटी खाना और बांटना हमने भले ही सीख लिया है, लेकिन अपनी बेटियों को अपनी मर्जी से कहीं से भी जीवन साथी चुनने की आजादी अभी मिलनी बाकी है। दो धर्मों के बीच प्यार के रिश्ते, खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं कबूले जाते। लोगों के मतभेद, उनकी गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। लोगों के बीच की विविधता को एकता में बदला जा सकता है, लेकिन इंसानों के बीच ऐसा कोई भेद नहीं हो सकता जिसे भयंकर कत्ल से मिटाया जा सके। अगर बिल्कुल नकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो जुर्म एक तरीके से सारे मतभेद मिटा देता है और इंसान को सिर्फ एक ही पहचान देता है, और वो है क्रिमिनल की। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ।